नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश चौधरी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस विद एम के सर पर। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट 7 देखा था। उसमें मानव हृदय से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन पर चर्चा करी थी। आज हम पार्ट 8 की बात करेंगे और पार्ट 8 में आनुवंशिकता से संबंधित बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं हम आज। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर करिएगा, और जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर दोस्तों आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, और टेलीग्राम ग्रुप आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा। तो चलिए दोस्तों, आनुवंशिकता के संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके रेलवे, पटवार, आर्मी, एसएससी, दिल्ली पुलिस, इनके लिए महत्वपूर्ण है। तो इनमें से प्रश्न पूछे भी गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो देखिएगा, हम बात करते हैं पहले प्रश्न की। आरएनए अणु में थाइमिन के स्थान पर कौन सा पाया जाने वाला नाइट्रोजनी क्षारक कौन सा है? तो दोस्तों, पहला ऑप्शन आपका यूरेसिल, दूसरा गुआनिन, तीसरा साइटोसिन और चौथा एडेनिन। आरएनए अणु में थाइमिन के स्थान पर कौन सा पाया जाता है? तो देखिएगा दोस्तों, हमें पता होना चाहिए डीएनए में 4 क्षार होते हैं। डीएनए में 4 क्षार कौन कौन से होते हैं? एक एडेनिन होता है, दूसरा गुआनिन होता है, तीसरा साइटोसिन होता है और चौथा थाइमिन होता है। अब आरएनए की बात करें, आरएनए में भी 4 क्षार होते हैं। आरएनए में पहला एडेनिन, दूसरा गुआनिन, तीसरा साइटोसिन और चौथा यूरेसिल। ए का मतलब एडेनिन, जी का मतलब गुआनिन, सी का मतलब साइटोसिन, यू का मतलब यूरेसिल। तो ये पूछ रहा है आरएनए अणु में थाइमिन के स्थान पर कौन सा क्षार पाया जाता है? तो देखो, एडेनिन के स्थान पर एडेनिन होता है, गुआनिन के स्थान पर गुआनिन होता है, साइटोसिन के स्थान पर साइटोसिन होता है, लेकिन थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल। तो आपका सही जवाब क्या होगा यहाँ पर? यूरेसिल। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है, रेलवे में भी पूछा गया था। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विषम लक्षण चुने थे? पहला ऑप्शन 7, दूसरा 8, तीसरा 9 और चौथा 10। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों, अपने प्रयोगों के लिए कितने विषम लक्षणों का चयन किया था मेंडल ने? तो इसका सही जवाब होगा आपका 7। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, किस वैज्ञानिक ने वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया था? पहला लेमार्क, दूसरा डार्विन, तीसरा हुकर और चौथा सटन। तो दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछा भी गया है एग्जाम में। गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने दिया था? तो आपका सही जवाब होगा यहाँ पर सटन। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, केंद्रीय डोग्मा रिवर्स की खोज के लिए सन 1975 में नोबेल पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? पहला मोनार्ड, दूसरा डाल्टन, तीसरा खुराना और चौथा बाल्टीमोर। तो केंद्रीय डोग्मा रिवर्स ये अपने जीन के अनुसंधान से संबंधित है, तो इसके लिए नोबेल पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? जवाब दीजिएगा, इसका सही जवाब होगा आपका बाल्टीमोर को सम्मानित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, जीन्स जो विपरीत लक्षणों के संकेतक है क्या कहलाते हैं? पहला ऑप्शन अलील, दूसरा फिलियल, तीसरा संकर और चौथा पीडियम। तो दोस्तों जवाब दीजिएगा, इसका सही जवाब होगा अलील। जीन्स जो विपरीत लक्षणों के संकेतक है उनको अपन एलील कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, मानव जाति में लिंग निर्धारण किस विधि पर आधारित है? पहला XO, दूसरा XX, तीसरा XX XY और चौथा ZW। तो लिंग निर्धारण जो होता है वो होता है XX और XY से। अगर XX मिल रहा है तो होने वाली संतान लड़की होगी, और अगर XY मिल रहा है तो होने वाला संतान लड़का होगा। तो XX और XY पर निर्धारित करता है कि मानव जाति में लिंग क्या होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, डीएनए अणु के दोनों सूत्र अपने अपने नाइट्रोजनी क्षारक द्वारा किस बंध से जुड़े होते हैं? पहला आयनिक, दूसरा सहसंयोजक, तीसरा सल्फाइड और चौथा हाइड्रोजन। तो दोस्तों जवाब दीजिएगा,
इसका सही जवाब होगा आपका हाइड्रोजन। डीएनए में दो अणु जो अपने अपने नाइट्रोजन क्षारक द्वारा हाइड्रोजन बंध से जुड़े रहते हैं। पूछा गया था अभी एलडीसी के अंदर प्रश्न, अच्छा प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए के मॉडल को प्रस्तावित किया। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत बार पूछा गया है। पहला ऑप्शन आपका 1953 में, दूसरा 1963 में, तीसरा 1973 में और चौथा 1959 में। तो वाटसन और क्रिक ने डीएनए का जो मॉडल दिया था वो दिया था 1953 में। कब दिया था दोस्तों? 1953 में। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। जीएमओ है, जीएमओ है। पहला ऑप्शन अनुवांशिक उत्परिवर्ती जीव, दूसरा अनुवांशिक आधुनिक जीव, तीसरा अनुवांशिक रूपांतरित जीव और चौथा अनुवांशिक मिश्रित जीव। तो दोस्तों जवाब दीजिएगा। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों आपका अनुवांशिक रूपांतरित जीव, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न, बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। जीएमओ का पूरा नाम अनुवांशिक रूपांतरित जीव होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अनुवांशिकी विज्ञान की मूल इकाई खालिस्तान है। पहला ऑप्शन आपका जीन, दूसरा युग्मक, तीसरा गुणसूत्र और चौथा कारक। तो दोस्तों जवाब दीजिएगा। अनुवांशिकी विज्ञान की मूल इकाई होती है आपकी जीन। क्या होती है? जीन। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्रोमोसोम खालिस्तान से बना है। पहला ऑप्शन डीएनए, दूसरा आरएनए, तीसरा कार्बोहाइड्रेट और चौथा लिपिड। तो क्रोमोसोम किससे बना होता है? जवाब दीजिएगा। क्रोमोसोम डीएनए से बना होता है। गुणसूत्र जो होते हैं वो डीएनए से बने होते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। डीएनए की पैकेजिंग में शामिल हिस्टोन प्रोटीन का आवेश रिक्त स्थान होता है। तो पहला ऑप्शन आपका ऋणात्मक, दूसरा धनात्मक, तीसरा उदासीन और चौथा कभी ऋणात्मक कभी धनात्मक। तो डीएनए की पैकेजिंग में शामिल हिस्टोन प्रोटीन है, उसका आवेश कैसा होता है? जवाब दीजिएगा। इसका सही जवाब होगा आपका धनात्मक, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। गुणसूत्र की संरचना में निम्नलिखित सम्मिलित होते हैं। पहला डीएनए एवं हिस्टोन, दूसरा आरएनए एवं हिस्टोन, तीसरा डीएनए व आरएनए और चौथा डीएनए आरएनए एवं हिस्टोन। तो दोस्तों जवाब दीजिएगा। गुणसूत्र की संरचना में कौन शामिल होते हैं? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा डीएनए, आरएनए और हिस्टोन। डीएनए, आरएनए और हिस्टोन। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। भारतवर्ष में कितने वर्ष तक बायो पेटेंट प्रभावी बना रहता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पहला ऑप्शन आपका 15 वर्ष, दूसरा 10 वर्ष, तीसरा 6 वर्ष और चौथा 20 वर्ष। तो बायो पेटेंट कितने सालों तक प्रभावी बना रहता है? जवाब दीजिएगा। इसका सही जवाब होगा आपका 20 वर्ष। कितने वर्ष? 20 वर्ष। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। जीव में यकायक पैतृक परिवर्तन को क्या कहते हैं? यकाएक जो जीव में पैतृक परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं? पहला प्रजनन, दूसरा उत्परिवर्तन, तीसरा अनुकूलिता और चौथा क्लोनल चयन। तो इसका जवाब दीजिएगा दोस्तों। सही जवाब होगा आपका उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन को इंग्लिश में म्यूटेशन कहते हैं, तो कभी कभार उत्परिवर्तन की जगह नाम आ सकता है म्यूटेशन। जीव में यकाएक पैतृक परिवर्तन को म्यूटेशन या उत्परिवर्तन कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। विपुंसन प्रक्रिया में क्या करते हैं? पहला ऑप्शन आपका पराग कोष हटाते हैं, दूसरा वर्तिका को हटाते हैं, तीसरा दल को हटाते हैं और चौथा बाह्य दल को हटाते हैं। तो दोस्तों जवाब दीजिएगा। इसका सही जवाब होगा आपका पराग कोष हटाते हैं। क्या करते हैं? पराग कोष को हटाते हैं विपुंसन की प्रक्रिया में। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। मेंडल ने मटर के अलावा एक और पादप पर कार्य किया था, वह पादप कौन सा था? तो पहला आपका चना, दूसरा एंटीराइनम, तीसरा हिरेसियम और चौथा बीन। जवाब दीजिएगा दोस्तों। इसका सही जवाब होगा दोस्तों आपका हिरेसियम। क्या होगा? हिरेसियम। मेंडल ने मटर के अलावा हिरेसियम पर भी प्रयोग किया था। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। गुणसूत्रों के जाल को अभिरंजित नहीं कर सकते हैं। पहला ऑप्शन क्रिस्टल वॉयलेट से, दूसरा हिमेटोजोइलिन से, तीसरा कार्बिन से,
और चौथा फ्यूजलन अभिरंजन से। तो गुणसूत्र के जाल को अभिरंजित किससे नहीं कर सकते, जवाब दीजिएगा। इसका सही जवाब होगा आपका क्रिस्टल वॉयलेट से, क्रिस्टल वॉयलेट से। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। दो अथवा अधिक भिन्न अनुवांशिकी युक्त पादपों को क्रॉस कर फसल की नई किस्म का निर्माण करना क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन संकर ओज, दूसरा अलैंगिक जनन, तीसरा उत्परिवर्तन और चौथा संकरण। तो दो अथवा भिन्न अनुवांशिकी युक्त पादपों क्रॉस कर फसल की नई किस्म बनाना क्या कहलाता है, जवाब दीजिएगा। इसका सही जवाब होगा आपका संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। मानव में एलिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, एलिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। पहला ऑप्शन 46, दूसरा 42, तीसरा 44 और चौथा 40। एलिंग गुणसूत्र जो महिला पुरुष दोनों में समान होते हैं, जिनको अपन ऑटोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑटोसोम, या फिर कायिक या देही गुणसूत्र कह सकते हैं। तो इनकी संख्या बताइए दोस्तों जल्दी से। इसका सही जवाब होगा आपका 44। 44 होते हैं ऑटोसोम या समान गुणसूत्र, और 2 गुणसूत्र होते हैं लिंग गुणसूत्र, जिनको अपन एलोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, एलोसोम, या सेक्स क्रोमोसोम भी इसको कह सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। कौन सा नाइट्रोजनी सार पायरिमिडीन का भाग नहीं है। पहला ऑप्शन आपका यूरेसिल, दूसरा थाइमीन, तीसरा साइटोसिन और चौथा ग्वानिन। तो पायरिमिडीन का भाग कौन सा नाइट्रोजन सार नहीं है, जवाब दीजिएगा दोस्तों। इसका सही जवाब होगा आपका ग्वानिन। क्या होगा, ग्वानिन। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। जीवधारी के लक्षण जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं उन्हें क्या कहते हैं। जीवधारी के ऐसे लक्षण जो बाहर से दिखाई दे देते हैं, प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन फिनोटाइप, दूसरा जीनोटाइप, तीसरा संजीन और चौथा जीनोम। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा आपका फिनोटाइप। फिनोटाइप को हिंदी में कहते हैं लक्षण प्रारूप, मतलब जो लक्षण बाहर से दिखाई दे देते हैं जीव के, उनको अपन फिनोटाइप या लक्षण प्रारूप कहते हैं। और जो जीव का आनुवंशिक संगठन होता है उसको जीन प्रारूप या जीनोटाइप कहते हैं। जीन प्रारूप या जीनोटाइप ये आनुवंशिक संगठन होता है, और फिनोटाइप प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने वाले लक्षण। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। ग्रेगर जॉन मेंडल किस मूल के निवासी थे या किस मूल के वैज्ञानिक थे। पहला ऑप्शन ऑस्ट्रियाई मूल, दूसरा रूसी मूल, तीसरा जर्मन मूल और चौथा ऑस्ट्रेलियाई मूल। तो दोस्तों जवाब दीजिएगा। इसका सही जवाब होगा आपका ऑस्ट्रियाई मूल। ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे वो ऑस्ट्रियाई मूल के निवासी थे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। रिक्त स्थान वयस्क देही कोशिका से क्लोन किया जाने वाला सबसे पहला स्तनपायी था। सबसे पहले वयस्क कोशिका से जो देही कोशिका से क्लोन बनाया गया था वो कौन सा जीव था। पहला गाय, दूसरा भेड़, तीसरा कुत्ता और चौथा खरगोश। तो दोस्तों जवाब दीजिएगा। इसका सही जवाब होगा आपका भेड़। सबसे पहले भेड़ का क्लोन तैयार किया गया था, वो भी डॉक्टर इयान विल्मुट के द्वारा। इयान विल्मुट ने भेड़ का क्लोन बनाया था। तो पूछा जाता है बहुत बार, ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। डीएनए या आनुवंशिक पदार्थ में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन प्राकृतिकरण, दूसरा उत्परिवर्तन, तीसरा पृथक्करण और चौथा अनुकूल। वैसे अभी थोड़ी देर पहले आया था, थोड़ा सा प्रश्न पूछने का तरीका अलग था। जवाब दीजिएगा। आनुवंशिक पदार्थ में होने वाले परिवर्तन को अपन कहते हैं उत्परिवर्तन। क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन, म्यूटेशन कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। गेहूं, चावल, मक्का, बांस, गन्ना, ज्वार, बाजरा, जौ एवं जई आदि किस कुल से संबंधित है। पहला पाल्मी, दूसरा लिलिएसी, तीसरा ग्रेमिनेसी और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जवाब दीजिएगा। इसका सही जवाब होगा आपका ग्रेमिनेसी। क्या होगा, ग्रेमिनेसी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। मनुष्य की एक कोशिका में कायिक गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। पहला ऑप्शन 46, दूसरा 44, तीसरा 23 और चौथा 22। तो जवाब दीजिएगा। इसका सही जवाब होगा आपका 44।
एक कायिक कोशिका में मतलब जो ऑटोसोम की संख्या होती है या महिला पुरुष में समान गुणसूत्रों की संख्या होती है वो होती है कायिक गुणसूत्र। तो कायिक गुणसूत्र होते हैं 44, दो होते हैं लिंग गुणसूत्र। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, वह लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं क्या कहलाते हैं? पहला आनुवंशिकी, दूसरा आनुवंशिक लक्षण, तीसरा जीन और चौथा आकारिकी। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों, पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होने वाले लक्षण क्या कहलाते हैं? तो आपके आंसर हो जाएगा आनुवंशिक लक्षण। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर करें, अपने दोस्तों को भी इसका फायदा दिलाए। देखिएगा, आनुवंशिकता का पिता किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन डब्ल्यू वाटसन, दूसरा लेमार्क, तीसरा ग्रेगर जॉन मेंडल और चौथा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बहुत ही सरल प्रश्न और बहुत बार पूछा जाता है, जवाब दीजिएगा। इसका सही जवाब होगा आपका ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं आनुवंशिकता का पिता या जनक। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया? पहला ऑप्शन ग्रेगर जॉन मेंडल, दूसरा डब्ल्यू वाटसन, तीसरा जोहानसन और चौथा उपरोक्त सभी। तो जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला कौन था? जवाब दीजिएगा दोस्तों, इसका सही जवाब होगा आपका जॉनसन। जॉनसन ने सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न देखिएगा, जीवधारी के आनुवंशिक संगठन को क्या कहते हैं? तो थोड़ी देर पहले ही बताया था अभी दोस्तों आपको। पहला ऑप्शन आनुवंशिकी, दूसरा जीनोटाइप, तीसरा जीन और चौथा फिनोटाइप। तो दोस्तों जवाब दीजिएगा, इसका सही जवाब होगा आपका जीनोटाइप। क्या होगा? जीनोटाइप। जीवधारी के आनुवंशिक संगठन को अपन जीनोटाइप कहते हैं, जीन प्रारूप कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, आनुवंशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? पहला गाजर के पौधे पर, दूसरा मटर के पौधे पर, तीसरा फली के पौधे पर और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो मेंडल ने जिस पौधे का चुनाव किया था उसका नाम क्या था? मटर का पौधा। उद्यान मटर का चयन किया था और इस उद्यान मटर का वैज्ञानिक नाम ध्यान रखना पाइसम सेटाइवम। पाइसम सेटाइवम होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, मेंडल ने एक संकरीय क्रॉस के लिए किस लक्षण वाले पौधे के बीच क्रॉस करवाया? पहला ऑप्शन आपका दोनों लंबे, दूसरा लंबे और बौने, तीसरा दोनों बौने और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जवाब दीजिएगा, इसका सही जवाब होगा आपका लंबे और बौने। एक संकरीय क्रॉस के लिए जो पौधों के बीच में क्रॉस करवाया था वो तो है अपने लंबे और बौने। उसने शुद्ध लंबा पौधा लिया, एक दोनों बड़े टी से दर्शाते हैं, एक शुद्ध बौना पौधा लिया। दोनों के बीच में क्रॉस करवाने से जो पहली पीढ़ी में संतति प्राप्त हुई वो अशुद्ध लंबे, सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए। कैसे प्राप्त हुए? लंबे। ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, मेंडल ने कितने नियमों का प्रतिपादन किया था? पहला ऑप्शन 4, दूसरा 3, तीसरा 6 और चौथा 2। तो ध्यान रखिएगा, मेंडल ने 3 नियमों का प्रतिपादन किया था। आपका सही जवाब होगा यहाँ पर 3 नियम कौन कौन से थे? पहला प्रभाविता का, दूसरा पृथक्करण का और तीसरा स्वतंत्र अपव्यय का। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, उपरोक्त में से मेंडल ने कौन सा नियम प्रतिपादित किया था? पहला पृथक्करण का, दूसरा प्रभाविता का और तीसरा स्वतंत्र अपव्यय का और चौथा उपरोक्त सभी सही है। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों, अभी बताया आपको मेंडल ने 3 नियम दिए थे और तीनों के नाम भी बताए। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। पृथक्करण का नियम, प्रभाविता का नियम और स्वतंत्र अपव्यय का नियम, 3 नियम दिए थे मेंडल ने। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, चिंपांजी में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन 21 जोड़े, दूसरा 24 जोड़े, तीसरा 23 जोड़े और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो चिंपांजी जो होते हैं इनमें 48 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, मतलब कितने जोड़े हो गए? 24 जोड़े। मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, मतलब 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं मनुष्य में।
और बंदर में 44 गुणसूत्र होते हैं, मतलब 22 जोड़ी। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रत्येक गुणसूत्र में जेली के समान एक गाढ़ा भाग होता है, उसको अपन क्या कहते हैं? पहला सेंट्रोमियर, दूसरा क्रोमोनीमेटा, तीसरा मैट्रिक्स और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जेली के समान जो गाढ़ा भाग या द्रव होता है उसको अपन मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मैट्रिक्स कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। वंशागति का वाहक किसे कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न। पहला ऑप्शन आपको जीन, दूसरा गुणसूत्र को, तीसरा डीएनए आरएनए को और चौथा कोशिका को। तो वंशागति का जो वाहक होता है वो होता है आपके गुणसूत्र। क्या होता है? गुणसूत्र को वंशागति का या आनुवंशिकता का वाहक कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। आधुनिक आनुवंशिकी के जनक कौन है? बहुत ही अच्छा प्रश्न। पहला ऑप्शन डब्ल्यू बैटसन, दूसरा मॉर्गन, तीसरा जोहानसन और चौथा जॉनसन। तो दोस्तों जवाब दीजिएगा, आधुनिक आनुवंशिकी का मॉडर्न जेनेटिक्स के जनक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा आपका डब्ल्यू बैटसन। बैटसन को कहा जाता है आधुनिक आनुवंशिकी का जनक। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। समयुग्मजी का उदाहरण है। समयुग्मजी मतलब जब लक्षण को नियंत्रित करने वाला कारक समान जोड़े में हो तो उसको अपन समयुग्मजी कहते हैं, और विषम हो तो उसको विषम युग्मजी कहते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका टी, दूसरा टीआर, तीसरा एवं दोनों और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर समयुग्मजी का उदाहरण होगा आपका टी। समयुग्मजी मतलब या तो दोनों बड़े टी या फिर दोनों छोटे टी। विषम युग्मजी में एक बड़ा टी एक छोटा टी या छोटा टी बड़ा टी। ये विषम युग्मजी का उदाहरण है, ये समयुग्मजी के उदाहरण। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर करते रहिए दोस्तों। प्रथम पीढ़ी की संततियां कैसी थी? प्रथम पीढ़ी की संततियां कैसी थी? पहला ऑप्शन लंबी, दूसरा अत्यधिक बौनी, तीसरा अपरिहार्य और चौथा सामान्य। तो अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको दोस्तों, प्रथम पीढ़ी की जो संततियां थी वो सभी लंबी थी। कैसी थी? लंबी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। मेंडल का जन्म कब हुआ था? पहला ऑप्शन 21 जुलाई 1823 को, दूसरा 22 जुलाई 1822 को, तीसरा 30 जुलाई 1821 को और चौथा 25 जुलाई 1835 को। तो मेंडल का जन्म कब हुआ था? जवाब दीजिएगा दोस्तों। इसका सही जवाब होगा 22 जुलाई 1822 को। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। शैलगनता की सर्वप्रथम विस्तृत व्याख्या किसने की थी? पहला ऑप्शन मॉर्गन, दूसरा मेंडल, तीसरा डार्विन और चौथा लेमार्क। तो शैलगनता की सर्वप्रथम विस्तृत व्याख्या करने वाले कौन थे? जवाब दीजिएगा। इसका सही जवाब होगा आपका मॉर्गन। मॉर्गन ने शैलगनता की व्याख्या की थी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। जीन का प्रारंभिक नाम क्या था? पहला ऑप्शन जेनेटिक, दूसरा कारक, तीसरा संकर और चौथा कार्यो। तो जीन का प्रारंभिक नाम, जीन को पहले कहा जाता था दोस्तों कारक। क्या कहा जाता था? कारक कह दो या फैक्टर कह दो, और इसको फैक्टर कहने वाले थे मेंडल। कौन थे? मेंडल ने इसको कारक नाम दिया था, लेकिन फिर इसी कारक का नाम बदल कर रख दिया जीन। तो जीन नाम देने वाले थे जॉनसन। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। मेंडल की सफलता का मुख्य कारण था कि उन्होंने पहला मटर के पौधे का चयन किया था, अपने संकरण में केवल एक लक्षण को एक बार में लिया, और तीसरा वंशावली अभिलेख रखे गए थे, और चौथा उपरोक्त सभी। तो मेंडल की सफलता का जो मुख्य कारण था वो क्या था दोस्तों? जवाब दीजिएगा। इसका सही जवाब होगा आपका उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। स्वतंत्र अपव्यय का नियम सिद्ध किया जाता है। पहला ऑप्शन F1 पीढ़ी की समस्त संतति लंबी होती है, दूसरा लंबे तथा बोने के लिए 3:1 के अनुपात में प्रकटन द्वारा, तीसरा F2 पीढ़ी में चिकने तथा झुर्रीदार बीजों वाले पौधों के प्रकटन द्वारा, और चौथा F2 पीढ़ी में लंबे तथा बोने पौधों के प्रकटन द्वारा। तो स्वतंत्र अपव्यय के नियम से सिद्ध किया जा सकता है। क्या सिद्ध कर सकते हैं? जवाब दीजिएगा। इसका सही जवाब होगा F2 पीढ़ी में चिकने तथा झुर्रीदार बीजों वाले पौधों के प्रकटन द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। एक संकर संकरण की दूसरी पीढ़ी को लक्षण प्रारूप अनुपात होता है। पहला ऑप्शन 9:3:3:1,
दूसरा 3:1, तीसरा 1:1 और चौथा 2:1। तो दोस्तों जवाब दीजिएगा, इसका सही जवाब होगा आपका 3:1। दूसरी पीढ़ी का जो लक्षण प्रारूप एकल संकर संकरण में होता है वो होता है 3:1, और इसी पीढ़ी में जीन प्रारूप अनुपात होता है 1:2:1। ये ध्यान रखिएगा, एक संकर क्रॉस में। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, लाल तथा सफेद के संकरण से उत्पन्न संतति गुलाबी है, इसमें आर जीन किस प्रकार का होना सिद्ध करता है? पहला संकर, दूसरा अप्रभावी, दूसरा अपूर्ण प्रभावी और चौथा उत्परिवर्ती। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों, इसका सही जवाब होगा आपका अपूर्ण प्रभावी, अपूर्ण प्रभावी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, रुधिर वर्ग AB समूह वाले मनुष्य का जीनोटाइप प्रभाव दिखाई देता है जो कहलाता है? पहला प्रभावी प्रभावी, दूसरा अपूर्ण प्रभाविता, तीसरा सप्रभाविता और चौथा संपूर्ण। तो AB रुधिर समूह वाले मनुष्य का जीनोटाइप प्रभाव कैसा दिखाई देता है? जवाब दीजिएगा, इसका सही जवाब होगा आपका सप्रभाविता। चलिए लास्ट प्रश्न देखिएगा, घातक जीन में जीन प्रारूप अनुपात क्या होता है? पहला ऑप्शन 1:2:1, दूसरा 3:1, तीसरा 2:1 और चौथा 9:3:1। तो जवाब दीजिएगा, इसका सही जवाब होगा आपका 2:1, घातक जीन में जीन प्रारूप अनुपात। तो दोस्तों ये थे आनुवंशिकता से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनमें से एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप इनको अच्छी तरह पढ़िएगा और याद करिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।